जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आज हम पुनः फिर से शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 के दूसरे का तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान समझिए। सवाल में कोई कठिनाई नहीं होती है, केवल आपको समझना है सवाल। क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन को देख सकते हो। क्वेश्चन कहा गया, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में दी गई है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है, हमें रोहन की आयु निकालनी है। इसके लिए कौन सा समीकरण बनेगा द्विघात समीकरण का, वही हमको बनाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ा है? रोहन की माँ बड़ी है 26 वर्ष। तो इसको किसको मानेंगे? रोहन की। तो मानेंगे माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसलिए हम रोहन को मानेंगे, तब उसकी माँ 26 वर्ष रोहन से ज्यादा हो जाएगी। अतः या इसलिए रोहन की माँ की आयु, ठीक है, क्योंकि रोहन x वर्ष है तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। x प्लस 26 वर्ष, ये कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा रोहन की माँ। ठीक है, अब इसका ये पॉइंट पहला खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों का में दिया गया है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार कितने? 3 वर्ष पश्चात की आयु, यानी 3 वर्ष बाद की आयु क्या होगा? जैसे मान ले कि आज हमारी उम्र 30 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? बाद कहा है, पश्चात कहा है, यानी आज 30 है तो 3 साल बाद 33 के होंगे, 3 जुड़ जाएगा। पहले कहा है पूर्व में कितना है, आज से हमारी उम्र 30 साल है तो 3 साल पहले कितनी थी, तो घट जाएगी, यानी पहले 27 रही होगी तब जाके आज 30 है। तो बाद के लिए आप क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, तो x प्लस, अगर माँ 3 वर्ष पश्चात बढ़ेगी तो बेटा भी 3 वर्ष पश्चात बढ़ेगा। तो x प्लस 3 बराबर गुणनफल है, उनकी गुणनफल माँ की आयु कितनी है? x प्लस 26 और 3 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो भैया 3 और जोड़ देंगे। इनका गुणनफल कितना बता रहा है? 360 हो जाएगा। ठीक, अब इनको जोड़ लीजिए, x प्लस 3 और x प्लस 29, 26 3 29 बराबर 360। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका गुणनफल कर दीजिए, जो समीकरण आएगा वही आपको बताना था। किसका समीकरण बनेगा? क्या वो द्विघात समीकरण बनेगा। तो ध्यान दीजिए, गुणा करोगे इससे, इसको गुणा करिए, x का गुणा हो जाएगा x घात 1 x घात x स्क्वायर, फिर x का गुणा 29 में, या 3 का गुणा इससे कर लो, एक बार इससे कर लो x स्क्वायर, फिर इसका गुणा कर लो, इससे कर लो प्लस 3x, फिर अब इसका इससे बाकी है तो धन 29x। अब 3 का 29 से गुणा होगा तो 3 9 27 और 3 दूनी 6, 2 8 87 और बराबर 360। ठीक, x स्क्वायर प्लस 3x है और 29x, 3x और 29x जुड़ जाए, कितना हो जाएगा? 29 3 32x प्लस 87, और इसको लेस करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो ये इधर चला आएगा। क्योंकि ये बराबर है, बराबर की इस पार कोई संख्या प्लस में है, पक्षांतर करने माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाती है। तो चूंकि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है इसलिए प्लस होगा, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 360 बराबर 0। ठीक, घटा दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस यहाँ घटाएंगे, देखिए 360 में से आपको 87 घटाना है, तो 10 में से 7 गए 3, 5 में से यहाँ 5 हो जाएगा, 5 से 8 जाएगा नहीं, यहाँ उधार लिए 15 में से 8 गए 7 और यहाँ बचा 2, 273।
तो कितना हो जाएगा, -273 होगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी दिख रही है तो -273 हो जाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण है, बराबर जीरो, बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का किससे होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। इससे मैच कर रहा है। इस समीकरण को हल करोगे तो आपको रोहन की और माँ की आय दोनों पता चल जाएगा। तो ये समीकरण आप आसानी से बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम हो तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें गाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो माना गाड़ी की चाल बराबर, जो चीज नहीं पता है उसको हम यक्स मानते हैं। तो माना गाड़ी की चाल बराबर, गाड़ी की चाल क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। और हमको पता है समय बराबर क्या होता है। समय बराबर अगर याद नहीं है तो दूरी पता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इसलिए समय बराबर दूरी बटा चाल। क्यों, क्योंकि अगर दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, समय निकालेंगे तो ये गुणे में है, जो चीज गुणे में होती है पक्षांतर करने में बटे में आ जाती है। तो चाल और गुणे समय ये गुणनफल में है, समय निकालेंगे तो ये पक्षांतर होगा, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम शर्त में क्या करता है, प्रथम शर्त में या प्रथम अवस्था में, ठीक है। तो गाड़ी द्वारा लगा समय, गाड़ी द्वारा लगा समय, अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और दूरी आपको वही तय करना है जो दिया है 480, ठीक है, 480। और चाल कितनी है गाड़ी की, x। ये प्रथम शर्त हो गई। दूसरी कंडीशन यानी सेकंड शर्त अनुसार क्या हो रहा है, दूसरी अवस्था या दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त से या दूसरी अवस्था से, ये प्रथम अवस्था से था, ये दूसरी से हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, किसकी चाल, उसी गाड़ी की जो x की चाल से चल रही थी, अब वो 8 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में 8 किलोमीटर कम जा रही है, यानी उसकी स्पीड क्या हो गई, डाउन हो गई है। तो सब वही होगा। तो दूसरे अर्थ में गाड़ी द्वारा लगा समय, गाड़ी द्वारा लगा समय। तो दूरी तो भैया नहीं कम हुई ना, दूरी तो सेम है, लेकिन उसकी स्पीड पहले x थी, लेकिन x में एक कमी आ गई है 8। ये दूसरा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। ध्यान दीजिए, अब बताता है वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। जो स्पीड अब पहले अच्छी थी, लेकिन अब जब चाल कम हो गई है तो समय तो जाहिर सी बात है लेगी। तो ये स्पीड कम हुई है तो इसका मतलब 3 घंटे समय कम लेती है। तो 480 बटे x माइनस 8, और स्पीड में कमी आई है। अब पहले क्या था, कमी आ गई, पहले ये स्पीड थी, अब कमी हो गई है। तो 480 बटे x बराबर 3, ठीक है। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो यहाँ समझ लो, आसानी से बताते हैं। हम यहाँ माइनस नहीं लगाते हैं, अलग अलग ले देते हैं। 480 बटे x माइनस 8 बराबर 480 बटे x। देखिए ये कैसे आया है, नहीं समझ में आ रहा है। जब स्पीड 480 बटे x थी, यानी समय ले रहा था 480 बटे x, लेकिन 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या क्या है, 3 घंटे समय ज्यादा लेती है। तो समय कौन ज्यादा लेगा, ये समय ज्यादा लेगा, समय ज्यादा ये लेगा। तो हमारे अनुसार बराबर का चिन्ह लगाया है, क्योंकि ये इसकी स्पीड 8 कम हुई है तो 8 किलोमीटर कम जा रही है घंटे में, तो ये समय क्या कर रही है, ज्यादा ले रही है ये वाली स्पीड। तो हमारे अनुसार ज्यादा कौन लेगा, अगर ये 3 घंटे समय पहले पहुंचाते लेट पहुंचती है तो इसका मतलब इसमें जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम 3 जोड़ेंगे। हमारे अनुसार 3 घंटे ज्यादा ले रही है, क्योंकि स्पीड इसकी कम हुई है, लेकिन बीच में हमने इक्वल का निशान लगाया है। तो इसके अनुसार बराबर के लिए ये 3 घंटे ज्यादा लेती है, ठीक है।
तो जबकि हमें दिखाना होगा कि 3 घंटे ज़्यादा ये ले रहे हैं, क्योंकि बीच में हमने इक्वल का निशान लगाया है। तो वो चीज़ आप पक्षांतर करोगे तो यही आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका लासा लेकर आप इसको हल कर सकते हो, ठीक है। 480 कॉमन है, 480 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा 1/x - 8 1/x बराबर 3। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 480 आपका चूंकि कॉमन है और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x हो जाएगा और इसका इधर पक्षांतर करोगे, क्योंकि ये माइनस है तो ध्यान देना चिन्ह बदल जाएगा, तो -x और +8 बटे x -8 और मल्टीप्लाई x बराबर 3, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दीजिए आप। अब इसको चाहो तो काट दीजिए, कट जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया ये और इसको पक्षांतर किया तो ये, अब कट गया तो आपका क्या बता 480 गुणे 8 बचा है और नीचे आपका x² - 8x बराबर 3, इसके बटे कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3x² - 24x और फिर इधर गुणा करो तो 8 0 0 8 28 64 के 4 और 8 + 32 6, कितना आ जाएगा 8 0 0 8 28 64 के 4 हासिल 6, ठीक है। बात समझ आ रही। देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसका परिवर्तन हो गया है। इससे गुणा करोगे तो 8 0 0 8 28 64 के 4 हासिल है 4 8 + 32 और 6 38 3840, ये हो जाएगा। 3 से चाहो तो इसको काट सकते हो, ठीक है। 3 और छोटा कर लो, या x² - 3 8 24 8x और इसको करोगे 3 1 कम 3 3 दूनी 6 2 8 और 2 8 24 3 8 24 1280, इसको पक्षांतर कर लो। यहाँ देख लो क्योंकि नीचे नहीं दिख रहा होगा, आप यहाँ देखिए x² - 8x माइनस, इसको पक्षांतर कर लीजिए 1280 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। इसको हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले अभी प्रश्नावली खत्म हो गई है। 4.2 के कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल देखेंगे। गुणन विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हमने पहले ही बताया था कि मूल ज्ञात करने के 3 नियम हैं। एक आप वर्ग द्वारा निकाल सकते हैं वर्ग विधि से, ठीक है, उसका पूर्ण वर्ग बना के। एक हमने बताया था गुणन विधि से और एक बताया था हमने द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है। लेकिन इसमें सूत्र से नहीं हल करना है, ना ही वर्ग बना के पूर्ण वर्ग बना के आपको हल करना है। इसमें गुणन विधि से हल करना है। तो जो भी बच्चे बिल्कुल कमजोर हैं इसको बेसिक से समझिए। एक बच्चे ने हमको कमेंट किया था कि सर आप इसको बेसिक से बताइए, तो जो बच्चा देख रहा है उसको बेसिक से पूरा समझिए। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो ये द्विघात समीकरण का हम समीकरण यहाँ लिख देते हैं x² + bx और +c बराबर 0। ये आपका अचर पद है और ये आपके चर पद है। देखिए x² का गुणांक हमेशा a होता है और x का गुणांक, x का जो गुणांक होगा वो b कहा जाएगा, और अचर पद में कोई संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो सकती है, तो वो हमेशा अचर पद है ये, ठीक है। ध्यान दें x² का गुणांक जो होगा वो a कहा जाता है, x का गुणांक जो होता है वो b कहा जाता है और c आपका अचर पद होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, यहां समझिए सवाल को। जब यहाँ पे x² लिखा है -3x - 10 बराबर 0, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसके गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब a यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन एक है, a इसमें एक छिपा है। x² को हम 1x² लिख सकते हैं लेकिन सिंगल है इसलिए 1² नहीं लिखा जाता। इसका मतलब यहाँ एक छिपा है और एक से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। चर पद का x² गुणांक में जो पद है उससे गुणा करेंगे। कोई संख्या होती तो वहां गुणा करते, तो यहाँ चूंकि ये कुछ नहीं है एक लिखा जाएगा तो इससे गुणा करेंगे, हो जाएगा 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करना है आपको कि जब गुणा करें तो 10 आए, लेकिन घटाने पे क्या आना चाहिए 3, यानी उसका जब हम मल्टीप्लाई करें तो 10 है और उन दोनों का जो गुणा करके 10 आया है
उसमें से अगर हम लेस करें उस संख्या को तो वो 3 आना चाहिए। तो यहाँ समझिए, अगर हम 5 को 2 से गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है, यानी उसी संख्या का गुणनफल 10 होना चाहिए और उसी संख्या का लेस 3 होना चाहिए। तो 5 गुणे अगर हम 2 करते हैं तो 10 होता है, जो कि 10 में आ चुका है। ठीक है, यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो ठीक है, ये 10 है। 10 कैसे गुणा करो कि गुणा करने पे 10 और घटाने पे 3 आना चाहिए। अब हम 5 में अगर हम 3 घटा दें, सॉरी 5 में हम 2 घटा दें, क्योंकि 5 दूनी 10 है, इनका गुणनफल 10 है, 5 में से 2 जाएगा 3। देखिए हमारा पूर्ण काम कर रहा है। इसका हम गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणा करने पे ये 10 आ रहा है और इसमें से हम लेस भी कर रहे हैं, 5 में से 2 घटा रहे हैं तो 3 भी आ रहा है। यानी गुणा करें तो 10 आए और उसी संख्या को लेस करें दूसरे में, जिन दोनों को संख्या को गुणा किया है 10 आया, उन्हीं दोनों संख्याओं को अगर हम लेस करें तो 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 दर्शाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो सॉरी 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 5 में से 2 गुणा करेगा तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पे यक्स है तो यक्स लिख सकते हैं, माइनस 10 बराबर 0। ठीक, बात समझ में आई? यानी 3x को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 पूरे x, मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस से गुणा होगा, इधर x से गुणा होगा। ध्यान दीजिए, माइनस से गुणा होगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, प्लस माना जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 5, इसका x से गुणा हो जाएगा माइनस 5x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2x, माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें यक्स है, इसमें एक्स स्क्वायर, यानी यक्स इसमें कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है। यहाँ यक्स कॉमन लेंगे तो एक एक्स इसमें से बाहर निकल गया, एक एक्स बचा हुआ है, माइनस इससे यक्स बाहर आ चुका है, सिर्फ 5 बचा हुआ है। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए एक्स यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पे है, 10 है, यानी दो कॉमन है, क्योंकि 10 में 2 छिपा हुआ है। कैसे, 5 गुणे 2 बराबर 10 होता है, यानी 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 5। तो यहाँ से हम प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस, क्योंकि ये 2 पंचे 10, क्योंकि हमने बताया ये वाला बाहर हो गया तो यहाँ क्या बचा 5 बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके एक बार इसको ले लीजिए इसके साथ, एक बार इसको ले लीजिए इसके साथ, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, प्लस 5, फिर इसमें ले लेंगे आप x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर, क्योंकि प्लस है उधर जाएगा तो माइनस 2। तो द्विघात से मिलकर 2 मूल आए हैं, एक प्लस 5 आया है और एक माइनस 2 आया है। ये इसका ये सॉल्यूशन है। इसी आधार पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिए सर। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो हमने पहले ही बताया था, यहाँ पे चूंकि x स्क्वायर का गुणांक a होता है और x का गुणांक b होता है, b यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन एक है, क्योंकि एक x लिखा है मतलब एक है, सिंगल है तो b एक है, और यहाँ पे 6 आपका अचर पद है। अब क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या होगी अचर पद का जो c दिया है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूनी 12 होता है, कितना हो जाएगा 12। ध्यान दीजिए 12। अब आपको 12 कैसे गुणनखंड करना है कि घटाने पे 1 आए और गुणा करो तो 12 आए, यानी जिस संख्या का हम गुणा करें वो संख्या गुणा करने पे 12 आए और उन्हीं संख्या के बीच में हम अगर अंतर करें तो उनका अंतर 1 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 4 गुणे 3 होता है 12, बात समझ आई? अगर हम 4 में से 3 घटा दें तो आता है 1, यानी कि हमारा ये बिल्कुल टाको टू गुणनफल में काम कर रहा है। 4 का हमने मल्टीप्लाई 3 से किया तो हो गया 12, क्योंकि इसका ये एक्स स्क्वायर होता है और ये bx होता है और ये होता है आपका c, ये आपका c है। जो इसकी संख्या दी गई है ये वाली संख्या का इससे मल्टीप्लाई करने के बाद गुणनखंड किया जाता है। तो जब 2 का 6 से गुणा करोगे तो 6 दूनी 12। अब 12 के अंतर गुणा करने पे यहाँ माइनस लगा है तो अंतर करने पे आएगा, प्लस होता तो जोड़ने पे आता। ध्यान देना, सी वाले पद के पहले अगर चिन्ह माइनस में है तो घटाने पे आएगा, अब प्लस में है तो जोड़ने पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 दूनी 12 हमने किया और 6 दूनी 12 आया और 12 का हमने गुणन किया 4 से 3, 4 तिहाई 12 होता है और इनका अंतर 1 आता है और एक अंतर आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 4 माइनस 3 और यहाँ पे यक्स है तो इसको यक्स लिख देंगे, माइनस 6 बराबर 0। ये बात क्लियर हुई? यानी कि हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और इनके बीच में अंतर करें तो 1 आना चाहिए, जो कि हमारा बिल्कुल काम कर रहा है।
अब वही प्रक्रिया है, 2x², इधर प्लस से गुणा करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा चिन्ह में, क्योंकि ब्रैकेट के पहले प्लस लगा है, तो आपको अंदर के चिन्हों में नहीं ध्यान देना है, सिर्फ आपका x का ध्यान देना है कि इसके बाहर x है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 4x हो जाएगा और माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए। तो देखिए इन दोनों में 2x कॉमन है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 में 2 छुपा हुआ है, तो और x भी यहाँ पे है, तो x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पे 2 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें देखिए चिन्ह के साथ कॉमन है, तो -3, देखिए दोनों माइनस है, -3 कॉमन है, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 में 3 छिपा हुआ है, तो 3 कॉमन हो गया, x बचा और माइनस कॉमन नहीं हो तो अंदर का चिन्ह बच जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 0। ये ध्यान दें, अगर आपका गुणनखंड सही है तो दोनों में इधर सेम आना चाहिए। अब एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x - 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार इसके साथ ये ले लेंगे तो एक मूल निकलेगा और एक बार इसके साथ 0 लेंगे तो ये मूल निकलेगा, तो 2x + -3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर, चूंकि माइनस में उधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, तो +3 हो जाएगा, इसलिए x बराबर, ये गुणन में है, जो चीज गुणे में होती है पक्षांतर करने में वो भाग या बटे में हो जाती है, तो 3/2 हो जाएगा। एक मूल तो ये आ गया आपका। दूसरा क्या है, आप दूसरा क्या लोगे, x + 2 बराबर 0 दिया है, तो x बराबर, चूंकि ये प्लस है उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, दूसरा मूल आपका -2 आ गया। तो जुगाड़ समीकरण के 2 मूल होते हैं, दोनों मूल आ गए हैं, एक मूल आया है 3/2 और एक मूल आया है -2। तो इस तरह से आप गुणनखंड कर सकते हो। इसके बाद हम 3, 4, 5 गुणनखंड है और भी बता देंगे और अपने मन से प्रश्नावली को करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है 3, 4, 5 जो भी है उसको अगले वीडियो में देखना। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि गुरुजी से पढ़िए आप। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।